मैं शोएब मोहम्मद, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज बूंदी। आज हम चर्चा करेंगे स्थायी लोक अदालत के बारे में। इससे पहले हम लोक अदालत के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसके बारे में प्रावधान लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 की धारा 19 से लेकर 22 तक दिए गए थे। आज हम चर्चा करते हैं स्थायी लोक अदालत के बारे में। विधिक सेवाएं प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय, राज्यों के उच्च न्यायालयों तथा जिले के विभिन्न न्यायालयों के लिए आयोजित लोक अदालतों को अपार सफलता तथा लोकप्रियता मिली थी। इन अदालतों द्वारा लाखों विवादों का निपटारा त्वरित गति से सौहार्दपूर्ण ढंग से कम खर्चे में निपटाए जाने से ये अदालतें जनता में बहुत लोकप्रिय हुई थी। लोक अदालतें जो थी वो काफ़ी पॉपुलर हैं, क्योंकि यहाँ पर जो विवादों का निपटारा किया जाता है वो कम खर्चे में और कम समय में होता है। इसी से उत्साहित होकर सन 2002 में संसद ने विधिक सेवाएं प्राधिकरण अधिनियम 1987 में संशोधन किया व उसमें एक अध्याय 6 का जोड़कर स्थायी लोक अदालत की स्थापना से संबंधित प्रावधान कर दिए। यानी जो भारत की जो संसद थी उसने सन 2002 में विधिक सेवा प्राधिकरण 1987 में संशोधन किया व एक अध्याय को 6 क के रूप में जोड़ दिया और उसमें स्थायी लोक अदालत से संबंधित प्रावधान कर दिए गए। स्थायी लोक अदालत को कतिपय लोकोपयोगी सेवाएं पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज जो होती है उनसे संबंधित विवादों को सीधे ही सुनने की शक्ति प्रदान कर दी गई कि किसी को जो साधारणतः न्यायालय होते हैं वहां पर जाने से पूर्व ही कोई व्यक्ति पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज में सीधा ही अपने विवाद को सुलझाने के लिए आवेदन कर सकता है। इस प्रकार से पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज से संबंधित जो विवाद है उनको सीधा ही सुनने की जो शक्ति स्थायी लोक अदालत को दी गई। इन विषयों से संबंधित विवाद नियमित न्यायालयों में प्रस्तुत करने से पूर्व ही स्थायी लोक अदालत में प्रस्तुत किया जा सकता है। स्थायी लोक अदालत के गठन से क्षेत्राधिकार इत्यादि से संबंधित प्रावधान जो हैं वो धारा जो चैप्टर 6 का जोड़ा गया उसमें बताए गए हैं। यहाँ पर हम जब बात करते हैं स्थायी लोक अदालत जो है उसका स्थापना किस प्रकार से की जाएगी, यानी स्थायी लोक अदालत के अंतर्गत कौन कौन से अधिकारी गण होंगे, उसका गठन किस प्रकार से होगा। यहाँ पे हम बात करते हैं तो धारा 19 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी केंद्रीय प्राधिकरण या यथास्थिति प्रत्येक राज्य का जो प्राधिकरण होता है अधिसूचना द्वारा ऐसे स्थानों पर एक या अधिक लोक उपयोगी सेवा की बाबत, या तो एक लोक उपयोगी सेवा या अधिक लोक उपयोगी सेवा के संदर्भ में ऐसी अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए और ऐसे क्षेत्रों के लिए इस प्रकार की अधिकारिता और किस प्रकार के ऐसे क्षेत्रों में इसका प्रयोग किया जाएगा, अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं। स्थायी लोक अदालत स्थापित करेगा। कौन स्थापित करेगा? केंद्रीय प्राधिकरण या राज्य प्राधिकरण लोक अदालतों की स्थापना करेगा। उपधारा 1 के अधीन अधिसूचित किसी क्षेत्र के लिए स्थापित प्रत्येक स्थायी लोक अदालत निम्न से मिलकर बनी होगी। स्थायी लोक अदालत में कौन कौन से सदस्य होंगे उसके लिए कहा गया है, कोई व्यक्ति जो एक जिला न्यायाधीश या अपर जिला न्यायाधीश रहा हो, एक व्यक्ति जो डीजे रहा हो या एडीजे रहा हो या है या रह चुका है, अथवा जिसने किसी जिला न्यायाधीश की श्रेणी से उच्चतर न्यायिक पद धारित किया है, स्थायी लोक अदालत का अध्यक्ष होगा। अध्यक्ष कौन होगा? जो या तो जिला न्यायाधीश रहा है या अपर जिला न्यायाधीश रहा है या अभी वर्तमान में है, या फिर जिसने जिला न्यायाधीश से ऊपर का पद धारण किया है। केंद्रीय प्राधिकरण या यथास्थिति राज्य प्राधिकरण की सिफारिश से केंद्रीय सरकार यथास्थिति राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किए जाने वाले लोक उपयोगी सेवा में पर्याप्त अनुभव रखने वाले 2 अन्य व्यक्ति होंगे। यानी केंद्रीय प्राधिकरण यथास्थिति राज्य प्राधिकरण की सिफारिश यहाँ पे जरूरी है। उस सिफारिश के बाद में केंद्रीय सरकार या यथास्थिति राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किए जाने वाले ऐसे व्यक्ति 2 अन्य ऐसे व्यक्ति होंगे स्थायी लोक अदालत के अंदर जो कि लोक उपयोगी सेवा के अंदर जिनको पर्याप्त अनुभव हो। ऐसे स्थायी लोक अदालत की स्थापना करने वाले केंद्रीय प्राधिकरण या यथास्थिति राज्य प्राधिकरण द्वारा नियुक्त किए जाएंगे
और खंड ख में निर्दिष्ट अध्यक्ष और अन्य व्यक्तियों की नियुक्ति के अन्य निबंधन एवं शर्तें वह होगी जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए। शर्तें कौन सी होगी? जो केंद्रीय सरकार के द्वारा बताई जाएगी। और ऐसे व्यक्तियों की जो नियुक्ति होगी वो किसके द्वारा की जाएगी? केंद्रीय प्राधिकरण या राज्य प्राधिकरण द्वारा उनकी नियुक्ति की जाएगी, अन्य दो व्यक्तियों की। अब अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो ये आता है कि स्थायी लोक अदालत द्वारा मामलों का संज्ञान किस प्रकार से किया जाएगा। यानी किसी विवाद का कोई पक्षकार किसी न्यायालय के समक्ष विवाद को लाए जाने के पूर्व विवाद के परिनिर्धारण के लिए स्थायी लोक अदालत को एक आवेदन कर सकेगा। यानी एक व्यक्ति जो कि अपने विवाद को, जो कि यूटिलिटी सर्विसेज से संबंधित है, उनके उस विवाद को परिनिर्धारण के लिए जरूरी नहीं कि वह न्यायालय में जाए, वो लोक अदालत को भी आवेदन कर सकता है। परंतु यह कि स्थायी लोक अदालत को किसी विधि के अधीन असमनीय किसी अपराध के संबंध में किसी मामले की बाबत कोई अधिकारिता नहीं होगी। यानी जो लोक अदालत है, स्थायी लोक अदालत है, उसको ऐसे मामले की अधिकारिता नहीं होगी जो विधि के अधीन असमनीय हैं। जैसा कि जो CRPC 320 के अंदर कंपाउंडेबल ऑफेंसेज बताए गए हैं, उनके अलावा नॉन कंपाउंडेबल जो ऑफेंसेज है वहाँ पर स्थायी लोक अदालत की अधिकारिता नहीं होगी। जैसा कि हमने जो स्थायी लोक अदालत है पहले पढ़ा था लोक अदालत के बारे में, वहाँ पर भी जो लोक अदालत की जो अधिकारिता थी वो सिविल व क्रिमिनल दोनों मामलों में थी। लेकिन क्रिमिनल जो ऐसे मामले जो कि समनीय प्रकृति के होते हैं वहाँ पर उसकी अधिकारिता थी, जबकि असमनीय मामलों में नहीं थी। उसी प्रकार से जो लोक अदालत, स्थायी लोक अदालत की हम बात करते हैं तो स्थायी लोक अदालत की अधिकारिता भी ऐसे मामलों पर होगी, लेकिन जो असमनीय मामले हैं उन पर स्थायी लोक अदालत की अधिकारिता नहीं होगी। परंतु यह और कि स्थायी लोक अदालत की उस मामले में कोई अधिकारिता नहीं होगी जहां विवादित संपत्ति का मूल्य 10 लाख रुपए से अधिक हो। यानी दो प्रकार से, एक तो ऐसा जहां पर जो असमनीय अपराध है वहां पर स्थायी लोक अदालत की अधिकारिता नहीं होगी, और ऐसे विवाद पर जहां पर उस विवादित संपत्ति का मूल्य 10 लाख रुपए से ज़्यादा है वहां पर भी स्थायी लोक अदालत की अधिकारिता नहीं होगी। परंतु यह कि केंद्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा केंद्रीय प्राधिकरण के परामर्श से द्वितीय परंतुक में विनिर्दिष्ट 10 लाख रुपए की सीमा को बढ़ा सकती है। यानी जहां पर जो 10 लाख रुपए हैं उसको केंद्रीय सरकार अधिसूचना के द्वारा केंद्रीय प्राधिकरण से परामर्श करने के पश्चात बढ़ा सकती है। अब अपन बात करते हैं 22 की, जो 22 का जो है उसकी जो धारा 2 है उसकी हम बात करते हैं कि 22 ग की जो धारा 2 है उसकी हम बात करेंगे। स्थायी लोक अदालत को उपधारा 1 के दिन कोई आवेदन किए जाने के पश्चात उस आवेदन का कोई भी पक्षकार उसी विवाद में किसी न्यायालय की अधिकारिता का अवलंबन नहीं लेगा। यानी एक व्यक्ति है जिसको अपन ने एक पक्षकार ने उसका आवेदन स्थायी लोक अदालत में कर दिया है, तो दूसरा जो पक्षकार है वो न्यायालय की अधिकारिता का अवलंबन नहीं लेगा कि साहब ये मामला तो उस न्यायालय में चलना चाहिए था या किसी अन्य न्यायालय में चलना चाहिए था। अगर स्थायी लोक अदालत को उस मामले में अधिकारिता है, वो समनीय प्रकृति का है और सिविल मैटर है या क्रिमिनल मैटर है, समनीय प्रवृत्ति का है, उसकी जो मूल्य है वो 10 लाख रुपए से अधिक नहीं है, तो वो आवेदन स्थायी लोक अदालत में किया जा सकता है। उपधारा 1 के अधीन किसी स्थायी लोक अदालत को कोई आवेदन किया जाता है, यह तब क्या होगा? ये 22 ग की उपधारा 3 में बताया गया है। आवेदन के प्रत्येक पक्षकार को एक लिखित कथन, उसमें आवेदन के अधीन विवाद के तथ्यों एवं प्रकृति, ऐसे विवाद में बिंदुओं या विवादकों और ऐसे बिंदुओं या विवादकों यथास्थिति के समर्थन में या विरोध में निर्भर होने वाले आधारों का कथन करते हुए उसके समक्ष दाखिल करने को निर्देशित करेगा। और ऐसा पक्षकार ऐसे कथन को
किसी दस्तावेज और अन्य साक्ष्य के साथ अनुपूर्ति करेगा जिसे ऐसा पक्षकार ऐसे तथ्यों और आधारों के सबूत में उचित समझे, और ऐसे दस्तावेज और अन्य साक्ष्य यदि कोई हो कि एक प्रति के साथ ऐसे कथन की एक प्रति आवेदन के प्रत्येक पक्षकार को भेजेगा। यानी एक पक्षकार से बोल सकता है कि जब वो आवेदन करता है तो आप जो कथन कर रहे हो उसमें क्या विवादक है, और आपकी विवादक के समर्थन में कौन कौन से तथ्य हैं, कौन कौन से ऐसे दस्तावेज जो आप लगा रहे हो साक्ष्य के अंतर्गत आपने जो कथन किया है आपकी जो एप्लीकेशन है उसके अंतर्गत, आवेदन के अंतर्गत उनके पक्ष में आप कौन कौन से सबूत दे रहे हो, उनके लिए वो उनसे बोल सकता है पक्षकार से। और पक्षकार ऐसे कथन के साथ और उसके जो सबूत हैं उन सबूतों के साथ आवेदन करेंगे, और उस आवेदन की एक एक प्रति है वो अन्य पक्षकारों को भेजी जाएगी। आवेदन के किसी पक्षकार से सुलह कार्यवाहियों के किसी भी प्रकरण पर उसके समक्ष अतिरिक्त कथन दाखिल करने की अपेक्षा कर सकेगा। यानी जब सुलह कार्यवाहियाँ चल रही है तब अतिरिक्त कथन दाखिल किए जा सकेंगे। आवेदन के किसी पक्षकार से प्राप्त कोई दस्तावेज या कथन को उसका उत्तर प्रस्तुत करने के लिए अन्य व्यक्ति को समर्थ बनाने के लिए अन्य पक्षकार को संसूचित करेगा। यानी अन्य पक्षकारों को भी कथन प्रस्तुत करने के लिए, दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए, उत्तर प्रस्तुत करने के लिए सूचित किया जाएगा। जब स्थायी लोक अदालत के समाधानप्रद रूप में कथन, अतिरिक्त कथन और उत्तर यदि कोई हो उपधारा 3 के अधीन फाइल किया गया हो तो वो आवेदन के पक्षकारों के मध्य सुलह कार्यवाहियाँ ऐसी रीति में जो वह ठीक समझे विवाद की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए संचालित करेगी। यानी स्थायी लोक अदालत क्या करेगी, जब दोनों पार्टीज अपने अपने कथन रखेगी तो वो दोनों पक्षकारों के मध्य सुलह कार्यवाहियों का संचालन करेगा, और इस प्रकार से किया जाएगा कि विवाद का सुलह किया जा सके, विवाद में दोनों पार्टीज को किसी एक निर्णय पर लाया जा सके। स्थायी लोक अदालत उपधारा 4 के दिन सुलह कार्यवाहियों के संचालन के दौरान एक स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रीति में पक्षकारों को विवाद के सौहार्दपूर्ण समझौते तक पहुंचाने में उसके प्रयास में सहायता करेगी। यानी जो लोक अदालत है, स्थायी लोक अदालत है, वो क्या करेगी, सुलह कार्यवाहियों के संचालन के दौरान निष्पक्ष रूप से काम करेगी और निष्पक्ष रीति से पक्षकारों के विवाद को सौहार्दपूर्ण समझौते तक पहुंचाने में प्रयास करेगी कि दोनों जो पार्टी है वो सौहार्दपूर्ण समझौते तक पहुंच जाए, और जो स्थायी लोक अदालत है वो निष्पक्ष रूप से अपना काम करेगी। आवेदन के प्रत्येक पक्षकार का ये कर्तव्य होगा कि वो आवेदन के संबंध में विवाद के सुलह में स्थायी लोक अदालत के साथ सद्भावनापूर्वक सहयोग करेंगे। जो स्थायी लोक अदालत जो काम कर रही है उसमें सद्भावनापूर्वक जो प्रत्येक पक्षकार है वो विवाद के सुलह तक पहुंचने में सद्भावनापूर्वक सहायता करेंगे, और स्थायी लोक अदालत के साक्ष्य प्रस्तुत करने एवं अन्य संबंधित दस्तावेज उसके समक्ष प्रस्तुत करने के निर्देशों का अनुपालन करेंगे। जैसा कि स्थायी लोक अदालत निर्देश देती है कि आप साक्ष्य प्रस्तुत कीजिए, आप अपना जो दस्तावेज है उनको प्रस्तुत कीजिए, ताकि जो स्थायी लोक अदालत है वो एक सौहार्दपूर्ण सुलह की तरफ या सुलह की कार्रवाई की तरफ आगे बढ़ सके। जब कोई स्थायी लोक अदालत पूर्वोक्त सुलह कार्रवाइयों में एक इस राय की कि ऐसी कार्रवाइयों में परिनिर्धारण के तत्व विद्यमान हैं, यानी जो स्थायी लोक अदालत है वो ये मानती है कि यहाँ पर इस विवाद का परिनिर्धारण किया जा सकता है या इस प्रकार के यहाँ पर तत्व मौजूद हैं जो पक्षकारों को स्वीकार होंगे, वह विवाद के किसी संभाव्य परिनिर्धारण की शर्तों को बना सकेगा। यानी स्थायी लोक अदालत क्या करेगी, एक ऐसे परिनिर्धारण की शर्तों का निर्माण करेगी जो दोनों पक्षकारों के द्वारा सौहार्दपूर्ण तरीकों से उनको स्वीकार हो, और संबंधित पक्षकारों को उनके संप्रेषण के लिए देगा, और संबंधित पक्षकारों को वो जो एक फॉर्मूला बनाएंगे, परिनिर्धारण की शर्त बनाएंगे, वो उनको देगा, दोनों पक्षकारों को उपलब्ध करवाएगा। उस दशा में जब पक्षकारगण विवाद के प्रतिनिर्धारण पर किसी करार पर पहुंचते हैं तो वे प्रतिनिर्धारण करार पर हस्ताक्षर करेंगे। यदि दोनों पार्टीज हैं उस जो परिनिर्धारण की शर्तें हैं उनको मान लेते हैं या उनसे एग्री कर जाते हैं तो परिनिर्धारण करार पर दोनों पार्टी साइन करेगी, और स्थायी लोक अदालत उन शर्तों में अधिनिर्धारण पारित करेगा। तो स्थायी लोक अदालत क्या करेगी, उन शर्तों पर, जिन शर्तों पर दोनों पार्टीज राजी हुई हैं उन शर्तों पर ही अपना निर्णय देगी, और पक्षकारों में उनकी एक एक प्रति दोनों पक्षकारों को देगी। यानी जो विवाद था उस विवाद का परिनिर्धारण स्थायी लोक अदालत करती है, उन शर्तों का वो दोनों शर्तें वो पार्टीज के
मान लेती है उन शर्तों को, तो उन शर्तों के अनुसार जो स्थायी लोक अदालत होती है वो अपना निर्णय देगी और उस निर्णय की जो एक एक प्रति होती है वो एक एक प्रति दोनों पार्टीज़ को दे दी जाएगी। अब आता है कि स्थायी लोक जैसे कि जहां पक्षकारगण उपधारा 7 के दिन किसी करार पर पहुंचने में असफल होते हैं तो स्थायी लोक अदालत यदि विवाद किसी अपराध से संबंधित नहीं हो तो विवाद का विनिश्चय करेगी। तब भी स्थायी लोक अदालत यदि दोनों पार्टीज भी एक विवाद पर नहीं पहुंचती हैं, विवाद के एक हल पर नहीं पहुंचती हैं, तब भी विवाद का निश्चय स्थायी लोक अदालत के द्वारा किया जा सकता है यदि जो विवाद है वो किसी अपराध से संबंधित नहीं हो तो। अब अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो आता है स्थायी लोक अदालत की प्रक्रिया किस प्रकार से होगी। जैसे हम जनरली जो अदालतें होती है वहाँ पर सिविल प्रक्रिया संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू होते हैं, लेकिन स्थायी लोक अदालत में क्या ये दोनों लागू होते हैं? तो उसके बारे में हम चर्चा करते हैं कि स्थायी लोक अदालत सुलह कार्यवाहियों के संचालन या इस अधिनियम के अधीन किसी विवाद के गुणानुगुण पर विनिश्चय के दौरान नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों की पालना करेगी। यानी जो स्थायी लोक अदालत होती है वो किसी भी विवाद का जो निर्णय है वो गुण के आधार पर देगी, मेरिट्स के बेस पर देगी, और नैसर्गिक न्याय के जो सिद्धांत होते हैं, वस्तुपरकता के जो सिद्धांत होते हैं, निष्पक्षता, साम्य और न्याय के अन्य सिद्धांतों द्वारा मार्गदर्शित होगी या उनका पालन करते हुए अपना निर्णय देगी। तथा सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के द्वारा आबद्धकारी नहीं होते। स्थायी लोक अदालत की प्रक्रिया यानी सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 वो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के द्वारा स्थायी लोक अदालत आबद्ध नहीं होती है। अब अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो है 22E जो धारा है वो है स्थायी लोक अदालत का अधिनिर्णय अंतिम होना। यानी कि इस अधिनियम के अधीन स्थायी लोक अदालत का प्रत्येक अधिनिर्णय जो होता है, चाहे गुणानुगुण पर दिया गया हो या किसी परिनिर्धारण करार में, या तो जो जजमेंट होता है वो मेरिट्स के आधार पर दिया जाता है या फिर दोनों पार्टी जिन शर्तों पर एग्री होती है उसके आधार पर दिया जाता है, वो अंतिम होगा और उसके पक्षकार समस्त पक्षकारों पर, उसके अधीन दावा करने वाले व्यक्तियों पर आबद्धकारी होगा। वह पक्षकारों पर भी आबद्धकारी होगा या उन पक्षकारों के अधीन जो व्यक्ति दावा करने वाले होंगे उन पर भी वो आबद्धकारी होगा या उन पर भी वो लागू होगा। इस अधिनियम के अधीन स्थायी लोक अदालत का प्रत्येक अधिनिर्णय किसी सिविल न्यायालय की कोई डिग्री होगा माना जाएगा। यानी इस अधिनियम के अधीन स्थायी लोक अदालत का जो निर्णय होता है वो सिविल न्यायालय की डिग्री माना जाएगा। जिस प्रकार से सिविल न्यायालय अपना जो निर्णय है वो डिक्री के रूप में देता है। इस अधिनियम के अधीन स्थायी लोक अदालत द्वारा दिया गया अधिनिर्णय स्थायी लोक अदालत गठित करने वाले व्यक्तियों के किसी बहुमत द्वारा होगा। यानी जैसा कि हमने कहा कि एक तो अध्यक्ष होता है और दो उसके जो होते हैं सदस्य होते हैं स्थायी लोक अदालत की, तो उनके बहुमत के द्वारा स्थायी लोक अदालत का किसी भी विवाद में निर्णय दिया जाता है। इस अधिनियम के अधीन स्थायी लोक अदालत द्वारा दिया गया प्रत्येक अधिनिर्णय अंतिम होता है और किसी मूलवाद आवेदन या निष्पादन कार्रवाई में प्रसंगत नहीं किया जाएगा। उसको प्रसंगत नहीं किया जाएगा। यदि स्थायी लोक अदालत ने कोई निर्णय दे दिया है तो उसको वो अंतिम होगा और वो किसी भी मूलवाद में या आवेदन में या निष्पादन कार्रवाइयों में उसको प्रसंगत नहीं किया जा सकता। स्थायी लोक अदालत इसके द्वारा दिए गए किसी अधिनिर्णय को स्थानीय अधिकारिता वाले किसी सिविल न्यायालय को पारित कर सकेगा। यानी स्थायी लोक अदालत के द्वारा जो निर्णय दिया गया है वो एक स्थानीय अधिकारिता रखने वाला किसी सिविल न्यायालय को अपनी उस निर्णय की यानी अपने इस डिक्री को भेज देगा और ऐसा सिविल न्यायालय आदेश का ऐसे निष्पादन करेगा जो स्थायी लोक अदालत ने जो अधिनिर्णय को अपने निर्णय को जो भेजा है किसी अधिकारिता वाले सिविल न्यायालय को, तो ऐसा सिविल न्यायालय आदेश का ऐसे निष्पादन करेगा जैसे यदि वह उस न्यायालय द्वारा दी गई कोई डिक्री हो। यानी एक जो स्थायी लोक अदालत है अपनी डिक्री को लागू करवाने के लिए स्थानीय अधिकारिता रखने वाले किसी सिविल न्यायालय को भेज देगी स्थायी लोक अदालत, और वो जो सिविल न्यायालय होता है वो उस डिक्री का निष्पादन इस प्रकार से करवाएगा जैसे कि वह डिक्री उस सिविल न्यायालय के द्वारा ही
पारित की गई हो। धन्यवाद।